दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कवेल एकेडमी पर। देखिए, हमारी पूर्वालोकन सीरीज में यहाँ बात हो रही थी प्राचीन इतिहास के बारे में, जिसमें हमने बात कर लिया था यूनानी आक्रमण तक। तो आज के लेक्चर की शुरुआत तो करेंगे फिलहाल हम मौर्य साम्राज्य से। लेकिन मौर्य साम्राज्य तक चलने से पहले कुछ चीज़ें जो यूनानी आक्रमण में प्रश्नोत्तर के माध्यम से चर्चा में नहीं हो पाई थी, जैसे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है हकमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी कुरुस या साइरस द्वितीय के द्वारा। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में ईरान में कुरुस या साइरस द्वितीय के द्वारा जो है हकमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। वहीं 3 अभिलेख हैं, बेहिस्तून, परसिपोलस और नक्शे रुस्तम। यह तीनों अभिलेख दारा प्रथम से संबंधित हैं। किससे? दारा प्रथम से यह तीनों अभिलेख संबंधित है। कौन कौन से? बेहिस्तून, परसिपोलस और नक्शे रुस्तम। ठीक है, इसके इन अभिलेखों से दारा प्रथम के शासनकाल के बारे में हमें पता चलता है और साथ ही साथ भारत और पारसियों के संबंध के विषयों में भी महत्वपूर्ण सूचनाएं इन तीनों अभिलेखों से प्राप्त होती। वहीं दारा प्रथम के साम्राज्य की बात करें तो इसके साम्राज्य में 23 प्रांतों का उल्लेख किया गया है इसके बेहिस्तून अभिलेख में। और हेरोडोटस कहता है कि भारत जो है दारा प्रथम का 20वां प्रांत था। ठीक है, संपूर्ण भारत नहीं था, भारत का कुछ हिस्सा, जैसे पश्चिमोत्तर प्रांत आप मान लीजिए, तो पश्चिमोत्तर प्रांत जो था भारत का वह दारा प्रथम के साम्राज्य का 20वां हिस्सा था। और दारा प्रथम के कुल साम्राज्यों की संख्या कितनी थी? 23। और इस बारे में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती? इस बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती हेरोडोटस के विवरण से। नेक्स्ट देख लीजिए कि टेसियस जो था यह अंतर्जक्सीस का राजवैद्य था। ठीक है, और खरोष्टी लिपि के बारे में जरा से जान लीजिए। तो खरोष्टी लिपि का विकास जो है ईरानी अरामाइक लिपि से हुआ है। ठीक है, ईरानी अरामाइक लिपि से ही खरोष्टी लिपि का विकास भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में हुआ है। वहीं 2 प्रकार की मुद्राएं फारस में चलती थी, स्वर्ण और रजत की। तो स्वर्ण मुद्रा को वो लोग डेरिक कहते थे और रजत मुद्रा को सिगलोई कहा जाता था। ठीक है, फारसी में स्वर्ण मुद्रा को डेरिक और रजत मुद्रा को सिगलोई कहा जाता था। और ईरानी सिक्के सिगलोई भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में भी प्रचलित थे। ठीक है, तो यह सारी चीज़ें थी जो यूनानी आक्रमण में हम जो है प्रश्नोत्तर के माध्यम से चर्चा में नहीं कर पाए थे। और आप लोग जानते हैं कि हमको कुछ भी छोड़ना नहीं है। चलिए, बाकी सारी चीज़ें प्रश्नोत्तर के माध्यम से चर्चा में हो चुकी हैं, तो सीधा चलते हैं मौर्य साम्राज्य की तरफ। यहाँ पर भी शुरुआत प्रश्नों के माध्यम से करेंगे, अगर कुछ चीज़ें छूट जाएंगी तो उन्हें फिर से कवर कर लिया जाएगा। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहले प्रश्न पर चलने से पहले जो मित्र नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को जरूर से जरूर दबा देंगे। और देखिए, निश्चिंत रहिए, सिलेबस आपका पूरा कवर होगा। चलिए, हाँ, थोड़ा सा अपने चैनल को आगे बढ़ाने में भी आप लोग मदद करिए। चलिए बताइए, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। ऑप्शन है: ए कनिष्क द्वारा, बी हर्ष द्वारा, सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा या डी समुद्रगुप्त द्वारा। चलिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ठीक है, प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। इसके साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिमालय की श्रेणियों तक था, पश्चिमोत्तर में इसका विस्तार जो है हिंदू कुश पर्वतमाला तक था। वहीं पूर्व में अगर बात करें तो बंगाल की खाड़ी, और अगर दक्षिण में बात करें तो उत्तरी कर्नाटक, या यूं कहें कि मैसूर तक इसके साम्राज्य का विस्तार था। इसकी मृत्यु तक, चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है। ऑप्शन है: ए गुप्त, बी मौर्य, सी वर्धन अथवा डी कुषाण। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मौर्य। ठीक, मौर्य राजवंश इन सभी राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश है। ठीक है, अगर क्रम की बात करें ना, मगध में किस राजवंश के आए थे, तो मगध में जो है बृहद्रथ वंश था सबसे पहले, बृहद्रथ वंश। इसके बाद हर्यक वंश आता है, वही जिसका शासक था बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन, हर्यक वंश। फिर आते हैं नंद लोग, ठीक, महापद्मनंद वाला, और धनानंद अंतिम शासक। उसके बाद मौर्य वंश का शासन आता है। ठीक है, मौर्य वंश, एक सेकेंड, ठीक है, मौर्य वंश लिखता हूँ तो बताता हूँ आपको। देखिए, मौर्य वंश, यहाँ हर्यक वंश और नंद वंश के बीच में एक अन्य वंश था, उसका नाम था शिशुनाग वंश। इसके बारे में बताना भूल गया, शिशुनाग वंश। ठीक, यह शिशुनाग वंश मौर्य वंश के बाद आने वाले शुंग वंश से भिन्न था। ठीक है, शुंग वंश अलग था और शिशुनाग वंश अलग था। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश और फिर मौर्य वंश आता है, और सबसे अंत में, और उसके बाद शुंग वंश, फिर कंड और आदि वंश आते हैं, जिनके बारे में हम आगे मौर्योत्तर काल में चर्चा कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर मौर्य वंश का काल आपको बताना हो तो क्या बताएंगे? मौर्य वंश का समय कब से कब तक था? मौर्य वंश का समय था 321 से लेकर के 184 ईसा पूर्व तक। ठीक, 321 से लेकर के 184 ईसा पूर्व तक का काल मौर्य वंश का काल था। चलिए नेक्स्ट बताइए
कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। ऑप्शन है ए भास, बी शूद्रक, सी विशाख दत्त या डी अश्वघोष। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी विशाख दत्त। देखिए विशाख दत्त ने एक नाटक, एक कृति रचना थी विशाख दत्त की जिसका नाम था मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल या कुलहीन कहा गया था और साथ ही साथ इसके पिता का नाम नंदराज बताया गया था, या यूं कहें कि चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया और वृषल और कुलहीन भी कहा गया विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में। ठीक है, मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है। आगे देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोट्स कहा गया था। ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय या डी समुद्रगुप्त। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए जस्टिन ने जो है सैंड्रोकोटस और किसके बारे में, अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि सिकंदर महान और सैंड्रोकोट्स की भेंट की बात की थी या मुलाकात की बात की थी। और जो है जो विद्वान थे विलियम जोन्स, इनके द्वारा जो है सबसे पहले पहचान की गई थी कि सैंड्रोकोट्स ही चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, सैंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त के मौर्य के रूप में किसने की थी, ये की थी विद्वान या फिर ज्ञाता सैंड्रोकोट्स ने। ठीक है, विद्वान ज्ञाता याद करने की जरूरत नहीं, विलियम जोन्स ने सबसे पहले जो है यह बताया था कि सैंड्रोकोट्स ही चंद्रगुप्त मौर्य हैं। वहीं जस्टिन बताता है कि सैंड्रोकोट्स या चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की मुलाकात हुई थी और इनका उल्लेख भी करता है इनके बारे में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के अगर अन्य नाम देखें तो एरियन और प्लूटार्क जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में कहते हैं। ठीक, यह बताते हैं कि एंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन, एरियन और प्लूटार्क। ठीक, वहीं विलियम जोन्स सैंड्रोकोट्स। थोड़ा इसको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी प्रश्नों में आ जाता है सुमेलित करवाने के लिए, वहाँ आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट बताइए कि सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की। ऑप्शन है ए विलियम जोन्स, बी वी स्मिथ, सी आर के मुखर्जी या डी आर भंडारकर। डी आर भंडारकर। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए विलियम जोन्स। यहाँ पर बात हो चुकी, विलियम जोन्स ने सबसे पहले बताया था कि सैंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य है और जस्टिन ने सैंड्रोकोट्स और अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर महान की मुलाकात के बारे में चर्चा की थी। वहीं एरियन और प्लूटार्क कहते हैं कि क्या कहते हैं, एंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताइए कि निम्न में से किसने सैंड्रोकोट्स और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया था। अब तो सीधा आंसर बता सकता हूँ ना, यह थे जस्टिन जी। ठीक है, आगे चलिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, बी अशोक के, सी चंद्रगुप्त मौर्य के या डी राजा जनक के। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, कौटिल्य जो है यह सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे, प्रधान पुरोहित भी थे और महामंत्री भी थे। ठीक है, प्रधानमंत्री, महामंत्री और प्रधान पुरोहित, यह तीनों चंद्रगुप्त मौर्य के कौन था, तो कौटिल्य। कौटिल्य के अन्य नाम अगर आपको पता ना हो तो कौटिल्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त और एक अन्य नाम है, बताइए क्या है, चाणक्य। विष्णुगुप्त, चाणक्य। ठीक, ये कौटिल्य के अन्य नाम है, विष्णुगुप्त और चाणक्य। वहीं पुराणों में कौटिल्य को क्या कहा गया, तो पुराणों में कौटिल्य को श्रेष्ठ ब्राह्मण या द्विजर्षभ कहा गया। द्विजर्षभ का अर्थ होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण। फिर से एक बार बता दूं क्या, बता देता हूँ। देखिए कौटिल्य जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री, प्रधान पुरोहित और क्या थे, प्रधानमंत्री, प्रधान पुरोहित और महामंत्री थे। और इनके अन्य नाम मिलते हैं हमको कौन कौन से, चाणक्य और विष्णुगुप्त। ठीक, विष्णुगुप्त प्रायः इनके बचपन का नाम था। इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम चड़क था, हालांकि कहीं पूछेगा नहीं, बस ऐसे ही बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, कौटिल्य के दो नाम थे, चाणक्य और विष्णुगुप्त। पुराणों में इनको द्विजर्ष कहा गया या फिर श्रेष्ठ ब्राह्मण। और यह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री, प्रधान पुरोहित और महामंत्री भी थे। ठीक है, कौटिल्य द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था राजनीति शास्त्र पर। किस पर लिखा गया था, राजनीति शास्त्र पर यह ग्रंथ लिखा गया था कौटिल्य द्वारा, जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में कौटिल्य द्वारा जो है राज्य के बारे में कई चीज़ें बताई गई थी, साथ ही साथ तत्कालीन समय या मौर्य काल के कृषि और प्रशासन के बारे में भी चर्चा की गई थी। इसके अलावा इनके द्वारा राज्य के 7 अंगों, जिन्हें सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है, राज्य के 7 अंगों के बारे में भी बताया गया था। चलिए आइए, अभी आगे प्रश्न में आएगा तो वहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट बताइए, यहाँ पूछा जा रहा है कि चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन है ए अजय, बी चाणक्य, सी विष्णुगुप्त या डी देवगुप्त। चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य अपने बचपन में विष्णुगुप्त से जाने जाते थे। ठीक है, चाणक्य के अन्य नाम कौटिल्य भी थे। चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त तीनों एक ही थे।
ठीक है, और पुराणों में इनको द्विजर्ष कहा गया है, द्विजर्षभ। अगला बताइए, चाणक्य का अन्य नाम था, ऑप्शन अब तो बदल बोलने की भी जरूरत नहीं, सीधा आंसर आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही है, विष्णुगुप्त। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक, ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, बी आत्मकथा, सी चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, या डी शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। चलिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। ठीक, यह राजनीति शास्त्र की किताब है। ठीक, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। आइए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया राजा के सप्तांग सिद्धांत के बारे में, राज्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में, तो उनको जान लेते हैं। देखिए, राज्य के कौन कौन से 7 अंग होने चाहिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार? राज्य होना चाहिए, पहले तो राजा होना चाहिए, अमात्य होना चाहिए, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। कौन कौन से? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। इनके क्रम सहित याद रखिएगा, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड व मित्र। ठीक है, नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा? इसीलिए मैंने कहा था क्रम याद रखिएगा। ऑप्शन है ए जनपद, बी दुर्ग, सी मित्र, या डी कोष। देखिए, पीसीएस देने जा रहे हैं तो आपको क्रम याद करने की जरूरत है, आईएएस देंगे तो आपको बस इतना जानना है कि कौटिल्य ने जो है अपने अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांतों को बताया था, और वो सप्तांग सिद्धांत में राज्य के 7 अंग थे, जो कि राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र थे। बस इतना याद करना है। ठीक है, यह नहीं याद करना है कि इनका क्रम कैसा था, यही बस डिफरेंस है पीसीएस और आईएएस में। चलिए, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, मित्र। ठीक, यहाँ देखिए, राजा पहले नंबर पे राजा, दूसरे नंबर पे अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, 5वां कोष, 6वां दंड और 7वां मित्र। देखिए, इन्होंने बताया है मित्र के बारे में थोड़ा बहुत। देखिए, सुहृदय बोलते हैं यह मित्र को। देखिए, सुहृदय राजा के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग है। सुहृदय मित्र राज्य के कान होते हैं। ठीक, यह कहा गया है अर्थशास्त्र में। ठीक है, मित्र को राज्य का कान कहा गया है, राज्य या राजा का कान कहा गया है अर्थशास्त्र में। ठीक है, यह मित्र जो है यह शांति काल और युद्ध काल दोनों ही समय में काम आते हैं या सहायता करते हैं। ठीक है, चलिए, और साथ ही साथ इनके द्वारा सहज और कृत्रिम मित्र में भेद करने की भी बात कही गई कौटिल्य के द्वारा। ठीक है, सहज मित्र कृत्रिम मित्र से अधिक श्रेष्ठ होता है। जिस राजा के मित्र लोभी, कामी और कायर होते हैं उसका विनाश अवश्य, यह सब जानने की जरूरत नहीं। मित्र को 2 प्रकार से बताया गया, सहज और कृत्रिम। ठीक है, अर्थशास्त्र में ही। आगे बताइए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन है ए आर्थिक जीवन, बी राजनीतिक जीवन, या डी धार्मिक जीवन, अथवा डी सामाजिक जीवन। राजनीतिक नीतियाँ या सामाजिक जीवन, जीवन बोल दिया, राजनीतिक है कि नहीं? अरे कभी कभी हो जाता है। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक जीवन। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है यह राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डालता है। कभी कभी दोबारा भी हो रहा था मुझसे। चलिए, इसकी तुलना ना कौटिल्य के अर्थशास्त्र की मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। आगे बताइए कि निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? ऑप्शन है ए कालिदास का मालविकाग्निमित्र, बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सी वात्स्यायन का कामसूत्री, या डी तिरुवल्लुर का तिरकुलर। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, मैकियावेली। ऑप्शन नंबर ए कह रहा हूँ, कालिदास का मालविकाग्निमित्रम नहीं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि किसके शासनकाल में डिमेकस या डाइमेकस है? या ठीक, डिमेकस या डाइमेकस भारत आया था? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, या डी कनिष्क। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, डिमेकस या डाइमेकस जो है यह सीरिया के राजा एंटियोकस का राजदूत था। यह बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है, बिंदुसार बिंबसार से अलग है। फिर से बता रहा हूँ आपको, बिंदुसार जो है बिंबसार से अलग है। बिंबसार हर्यक वंशीय शासक था। ठीक, अजात शत्रु का पिता था। और यहाँ बात हो रही हमारी मौर्य काल की। ठीक है, युगों का अंतर है बिंबसार और बिंदुसार में, कंफ्यूज मत करिएगा आप लोग कहीं। ठीक है, तो डिमेकस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए, डिमेकस जो है यह राजा एंटियोकस का राजदूत था, जो सीरिया का राजा था। ठीक है, राजा कौन कहाँ का था यह भी जानते रहे। सीरिया के राजा एंटियोकस ने डिमेकस या डाइमेकस का नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार के राजसभा में भेजा था। ठीक है, और यह किसके स्थान पर आया था? तो यह मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। ठीक है, सीरिया के राजा एंटियोकस ने डिमेकस या डाइमेकस नामक अपना एक राजदूत
बिंदुसार की राजसभा में भेजा था और यह मेघस्थनीज के स्थान पर आया था। आगे बताइए कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। ऑप्शन है ए ईंटों का, बी पत्थर का, सी लकड़ी का या डी मिट्टी का। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी लकड़ी का बना था। ठीक है, पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का महल था वह मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है, और कहाँ पर था तो कुम्भहारपुर और ये देखिए यहाँ पर बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष और कुम्भहार से राजप्रसाद के अवशेष। राजप्रसाद यानी महल। ठीक, बुलंदी बाग में नगर के परकोटे, परकोटा इसे बोला जाता है नगर के चारों तरफ जो घेरा रहता है, और राजप्रसाद कहाँ से मिला था तो राजप्रसाद या महल था कुम्भहार में। ठीक, कुम्भहार में महल था मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य का, और बाकी बुलंदी बाग से जो है नगर के परकोटे के अवशेष मिले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र है कहाँ पे वैसे? पाटलिपुत्र है आपका पटना में। ठीक, पटना बिहार। आगे बताइए कि किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी कपिलवस्तु या डी श्रावस्ती। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र। ठीक, कुम्भहार से क्या मिला है तो कुम्भहार से राजप्रसाद के या फिर महल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। महल के अवशेष प्राप्त हुए हैं मौर्य काल के। ठीक, मौर्य काल के। वहीं बुलंदी बाग से नगर के परकोटे। आगे बताइए बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। ऑप्शन है ए कपिलवस्तु का, बी पाटलिपुत्र का, सी श्रावस्ती का या डी वाराणसी का। देखिए सब पीसीएस में आ रहा है, भले यह जगह बिहार में है, यूपी पीसीएस में आ रहा है कि नहीं, यानी कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सब। देखिए सही आंसर है इसका, हम सबको पता है, ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र। ठीक है, आगे बताइए कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन है ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी बिंदुसार या डी कुषाण। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा ही उत्तर दक्षिण सब कुछ जीता गया था। ठीक है, कहीं अशोक द्वारा जो है कोई युद्ध नहीं लड़ा गया था। अशोक द्वारा केवल एक युद्ध की चर्चा की गई है, वह था कलिंग विजय। ठीक, इसके बाद अशोक द्वारा कोई युद्ध नहीं लड़ा गया, जबकि अशोक के जो अभिलेख थे ना वह दक्षिण में भी मिले हैं, उत्तर में भी मिले हैं, पश्चिम में भी मिले हैं और पूर्व में भी मिले हैं। ठीक है, और दक्षिण में कहाँ तक मिले हैं? दक्षिण में इसके मिले हैं उत्तरी कर्नाटक तक इसके जो है अभिलेख मिलते हैं बिल्कुल स्पष्टतया, यानी कि वहाँ तक तो अपना शासन या फिर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। ठीक है, तो निश्चित रूप से ही मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने ही दक्कन की विजय प्राप्त की थी। ठीक है, यहाँ यही सब बताया गया है, थोड़ा सा इधर उधर घुमाते हुए। आगे देखिए, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था। ऑप्शन है आपके पास ए हर्ष, बी स्कंदगुप्त, सी विक्रमादित्य या डी चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को भी पहली बार ही जीता था। आइए थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जानने को हमको आपको मिलेंगी। देखिए एक सेकेंड, हाँ अब देखिए रुद्रदामन के अभिलेख से जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चलता है कि उसका पश्चिम भारत पर अधिकार था। वहीं जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त का अधिकार था। वहीं जैसा कि मैंने आपको बताया कि मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत तक था, उत्तर में हिमालय तक था, दक्षिण में मैसूर या उत्तरी कर्नाटक तक था। वहीं पूर्व में कहाँ तक था तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल तक उसके साम्राज्य का विस्तार था। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। आगे बताइए कि अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। ऑप्शन है ए कलिंग शिलालेख, बी अशोक का गिरनार शिलालेख, सी रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख या डी अशोक का सोपारा शिलालेख। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख में चूंकि इसने क्या बताया था, जूनागढ़ अभिलेख में इसने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल हैं, प्रांतीय राज्यपाल, इनके द्वारा जो है सिंचाई के बांधों का निर्माण किया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए आनर्त और सौराष्ट्र प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख किया गया है रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में। ठीक है, आनर्त और सौराष्ट्र में। आगे बताइए
कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। ऑप्शन है ए ग्रीक विवरणों से, बी रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से, सी जैन परंपरा से, या डी अशोक के स्तंभ द्वितीय लेख से, स्तंभ लेख द्वितीय से। चलिए सही आंसर है, अभी अभी हमने देखा कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त के बारे में बात की गई है, जिसके द्वारा कहा गया है कि उसने आनर्त और सौराष्ट्र में जो है बांधों का निर्माण करवाया था सिंचाई के लिए। ठीक है, आगे बताइए। सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी बिंदुसार, या डी चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है यह सेल्यूकस को हराया था। ठीक है, जिसको अलेक्जेंडर ने सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया था। कब हराया था? तो 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस को हरा दिया था। ठीक है, पूर्वी भाग यानी सिंध एवं अफगानिस्तान के शासक को। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? ऑप्शन है ए 317 ईसा पूर्व, बी 315 ईसा पूर्व, सी 305 ईसा पूर्व, या डी 300 ईसा पूर्व। चलिए अभी अभी बात हुई कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस, जो कि सिंध और अफगानिस्तान का शासक था, या यूँ कहें कि सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग का शासक था, उसको 305 ईसा पूर्व में युद्ध में हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, किसको? सेल्यूकस को। ये देखिए सेल्यूकस को। ठीक है, आइए चलिए आगे चलते हैं। नीचे एक मानचित्र दिया हुआ है और पूछ रहा है कि किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है आपके सामने कनिष्क से उसकी मृत्यु के समय, बी समुद्रगुप्त से उसके दक्षिण अभियान के उपरांत, सी अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय, या डी हर्ष के राज्यारोहण के अवसर पर थानेश्वर के साम्राज्य से। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय तक। ठीक है, देखिए कितना बड़ा साम्राज्य था, ईरान तक सीमा मिल रही थी हमारी। आइए चलते हैं सीधा अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पूछा जा रहा है कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? ऑप्शन है ए अशोक, बी अकबर, सी रणजीत सिंह, या डी शिवाजी। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए अशोक। ठीक, अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के 3 आधारों पर राजधर्म की स्थापना की थी। ठीक है, महान सम्राट था अशोक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र, यहाँ इसको एक बार देख लूँ क्या? देखिए, अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर एक ऐसे व्यवहारिक धम्म का प्रतिपादन किया था। ठीक है, अशोक द्वारा भी एक धम्म चलाया गया था जो कि व्यवहारिक था, जिसका पालन आसानी से कर सके लोग। और अशोक का धम्म सदाचार का धम्म था। ये एक ऐसे नैतिक नियम थे जिनका संप्रदाय विशेष से कोई संबंध नहीं था। ठीक है, मतलब किसी संप्रदाय विशेष को टारगेटेड नहीं था, यह सभी के लिए कॉमन धर्म चलाया था, जो कि व्यवहारिक भी था। ठीक है, जिसमें सहिष्णुता, उदारता और करुणा के 3 आयाम थे, या इन तीनों चीज़ों के बारे में बात की गई थी। ठीक है, आगे बताइए कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन है ए अफगानिस्तान, बी बिहार, सी श्रीलंका, या डी कलिंग। कुछ छोड़ते लगते हैं तो लगता है कि ऐसा ना हो छूट जाए सच में, या यही प्रश्न में आ जाए। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। श्रीलंका जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। श्रीलंका के अलावा केरल पुत्र, सतीउत, चोल, पांड्य। ठीक है, और ये सब हमको कहाँ मिलता है? ये सब हमको अशोक के दूसरे शिलालेख में इन सब के बारे में पता भी चलता है कि उसने बताया था खुद से कि उसके जो है पड़ोसी राज्य चोल, पांड्य,
सतीयपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी। ठीक, ताम्रपर्णी जिसे अब श्रीलंका कहा जाता है, उस समय ताम्रपर्णी कहा जाता था। ठीक है, चोल पांड सतयुत और केरलपुत्र और इसके अलावा ताम्रपर्णी। ठीक, यह सभी स्वतंत्र राष्ट्र थे और अशोक के पड़ोसी राष्ट्रों में थे। ठीक, यहाँ पर यह सारे राष्ट्र आते थे। ऊपर आपने मैप भी देखा होगा तो नीचे का साफ था, बाकी ऊपर अपना मौर्य साम्राज्य चल रहा था, पूरा ईरान तक गया था। आगे बताइए कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। ऑप्शन है ए तृतीय मुख्य शिलालेख, बी द्वितीय मुख्य शिलालेख, सी नववां मुख्य शिलालेख या डी प्रथम स्तंभ अभिलेख। चलिए, अशोक के जो है दूसरे शिलालेख में बात की गई है पड़ोसी राज्यों के बारे में, और ये पड़ोसी राज्य थे चोल, पांड, सतीयपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपर्णी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था। ऑप्शन है ए अशोक ने, बी चंद्रगुप्त मौर्य ने, सी भगवान महावीर ने या डी धन्वंतरी ने। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए अशोक ने। ठीक, अशोक के द्वारा जो है भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, जिसमें पशुओं के साथ साथ मानवों का भी इलाज होता था। ठीक है, पशुओं प्लस मानवों, मानव ऊपर या पशु नीचे लिखने का कोई अर्थ नहीं है, पशुओं और मानवों का भी इलाज होता था इस अस्पताल में। ठीक है, और ऐसे औषधि बागों में इनके संबंध में औषधियों का भी उत्पादन किया जाता था। ठीक है, इसके द्वारा कुएं बनवाए गए, धर्मशाला बनवाई गई, ये सब तो जना नॉर्मल बातें हैं कि नहीं। अगला बताइए कि अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है। ऑप्शन है ए तीर्थ यात्रा, बी मोक्ष में विश्वास, सी देव नाम प्रिय या की उपाधि या डी पशु चिकित्सालय खोले। देखिए, पशु चिकित्सालय आएगा तब भी आपको अशोक को लगाना है, मानव चिकित्सालय आएगा तब भी आपको अशोक को लगाना है, और केवल चिकित्सालय आएगा तब भी आपको अशोक को ही लगाना है। भारत में प्रथम, अगर इन तीनों के बारे में पूछा जाए तो। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अशोक ने कभी भी देव नाम प्रिय की उपाधि नहीं छोड़ी, जिसका अर्थ होता था देवताओं का प्रिय। ठीक है, इसके द्वारा अलग अलग नामों का प्रयोग, उपाधियों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन सबके अर्थ कमोबेश एक ही थे। जैसे कि देवनाम प्रिय, जिसे दावा नाम प्रिय भी लिखा कहीं कहीं मिल जाता था, वहीं देवाना प्रियदर्शी भी इसे कहा गया है इसके अभिलेखों में। ठीक है, देवता, जिसका अर्थ होता था देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर, अलिक सुंदर भी बोलते हैं इसे, अलिक सुंदर। ठीक है, अच्छा, ये राज सिंहासन पर कब बैठा, सिंहासन कब हुआ, तो ये जान लीजिए। अशोक जो है 272 ईसा पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठा था, और उसका राज्याभिषेक 3 वर्ष बाद होता है 269 ईसा पूर्व में, 269 ईसा पूर्व में उसका राज्याभिषेक होता है। सिंहासन पर यह 272 ईसा पूर्व ही बैठ गया था, लेकिन राज्याभिषेक उसका 269 ईसा पूर्व में होता है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध सम्मति होने का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन है ए अशोक के अभिलेख, दूसरा दीपवंश, तीसरा महावंश या चौथा दिव्यावदान। नीचे कूट से आपको सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन है ए पहला, दूसरा, बी दूसरा, तीसरा, सी तीसरा, चौथा या डी पहला और चौथा। चलिए देखिए, अशोक के समय की 2 अनुश्रुतियाँ थीं, कौन कौन सी, दीपवंश और महावंश। ठीक, यह सिंहली अनुश्रुतियाँ हैं, दीपवंश और महावंश, और इन्हीं से ज्ञात होता है कि अशोक के राज्यकाल में ही जो है पाटलिपुत्र में महाकश्यप की अध्यक्षता में, महाकश्यप कह रहा हूँ, मोगलीपुत्र तिस्य की अध्यक्षता में तीसरा बौद्ध सम्मेलन हुआ था। ठीक है, यहाँ देखिए, सिंहली अनुश्रुतियों दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मुगलिपुत्र तिस्य के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट बताइए कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। ऑप्शन आपके सामने ये है, सही आंसर आपको पता है पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, अध्यक्ष मुगलिपुत्र तिस्य थे, और बताया कहाँ गया है तो दीपवंश और महावंश में। वैसे काल अगर पूछ लिया जाए कि कब हुआ था तो 247। आगे बताइए कि निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन है पहला चंद्रगुप्त, दूसरा अशोक, तीसरा बिंदुसार और चौथा दशरथ। नीचे सही उत्तर चुनना है आपको। पहला है ऑप्शन ए
पहला और दूसरा, ऑप्शन बी दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी तीसरा और चौथा, और ऑप्शन डी दूसरा चौथा, या ऑप्शन ई पहला और तीसरा। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखिए अशोक और दशरथ यह दोनों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, यानी कि बौद्ध धर्म को मानते थे। यह अशोक का पौत्र था दशरथ, और अशोक तो अशोक था। ठीक, आगे चलिए। और यह भी जो है यानी कि दशरथ भी अशोक की तरह ही उपाधि धारण करता था, देवा नाम पिए की। ठीक है, देवा नाम पिए की। रज्जुक कौन थे यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ए चोल राज्य में व्यापारी, बी मौर्य शासन में अधिकारी, सी गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग, या डी सक्सेना में अधिकारी। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मौर्य शासन में एक अधिकारी हुआ करते थे जिनका नाम था रज्जुक। आइए रज्जुक के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं, क्या क्या है रज्जुक के बारे में। तो देखिए, रज्जुक एक प्रकार का जिला अधिकारी होता था, सिंपल सा आप यह जान लीजिए बस। ठीक है, अशोक ने अपने अभिलेखों में कहा था कि जिस प्रकार से माता पिता योग्य धात्री के हाथों में, यानी कि जो पालन पोषण या गार्जियन जिसे बोलते हैं, माता पिता जैसे अपने बच्चों को किसी योग्य गार्जियन के हाथों में छोड़ करके अस्वस्थ हो जाते हैं, उसी प्रकार जो है मैं ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति करता हूँ। ठीक, देखिए रज्जुक की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी के समान थी, जिसके पास राजस्व और न्याय दोनों के क्षेत्र में अधिकार था। ठीक है, राजस्व और न्याय दोनों का अधिकार था रज्जुक के पास। आगे बताइए, सार्थवाह किसे कहते हैं। ऑप्शन है ए दलालों को, बी व्यापारियों के काफिले को, सी महाजनों को, या डी तीर्थयात्रियों को। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहा जाता था। ठीक है, मौर्य काल में। आगे बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। ऑप्शन है ए अग्रहारिक, बी युक्त, सी प्रादेशिक, या डी रज्जुक। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए अग्रहारिक। ठीक, बाकी अन्य तीनों जैसे युक्त, प्रादेशिक और रज्जुक, यह तीनों मौर्य काल में अधिकारी थे। आइए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। तो देखिए, युक्त जो है ना, यहाँ नीचे से देख लेते हैं। देखिए, युक्त जो है वह जिले का अधिकारी होता था और इसके पास राजस्व वसूलने का अधिकार था। ठीक है, वहीं राजुक या रज्जुक दोनों एक ही थे, और रज्जुक के बारे में आपको ऊपर ही बता दिया गया था। रज्जुक जिला अधिकारी के मतलब वर्तमान जिला अधिकारी के समान होता था, जिसके पास राजस्व विभाग और न्याय अधिकार दोनों थे। ठीक है, हालांकि पहले इसके पास सिर्फ और सिर्फ राजस्व विभाग था, लेकिन बाद में इसको न्यायिक अधिकार भी दे दिया गया। और सबसे अंत में प्रादेशिक क्या था। प्रादेशिक जो वर्तमान कमिश्नर है ना, देखिए आयुक्त, संभागीय आयुक्त। ठीक, कमिश्नर को भी आप आयुक्त ही बोलते हैं, तो वर्तमान कमिश्नर के ही समान, कमिश्नर के ही समान जो है यह प्रादेशिक हुआ करता था मौर्य काल में। ठीक है, युक्त जो है वह जिले का अधिकारी होता था जो राजस्व वसूलने का कार्य करता था। राजुक या रज्जुक जो है जिलाधीश के समान था, वहीं प्रादेशिक जो है वर्तमान कमिश्नर के समान था। ठीक है, आइए चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, प्रादेशिक मंडल का प्रधान अधिकारी था। ठीक है, याद रहना चाहिए चीज़ें। देखिए अगला, देखिए सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। ऑप्शन है ए हर्षवर्धन ने, बी अशोक ने, सी गौतम बुद्ध ने, या डी कनिष्क ने। थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं, समय कम रखते हुए। प्रश्नों की संख्या इन सब में थोड़ा ज़्यादा रहती है, इसी वजह से प्राचीन इतिहास लेंदी चल रहा है, बाकी सारे जल्दी खत्म हो जाएंगे अन्य। ठीक है, मध्यकालीन और आधुनिक। बताइए यहाँ पे। तो देखिए, सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था अशोक ने। ठीक है, सारनाथ में 4 शेर बने हुए, लेकिन एक तरफ से देखने पर आपको 3 शेर ही दिखते हैं। ठीक है, और इसमें जो है किसका प्रतीक है। सारनाथ के स्तंभ के शीर्ष पर जो सिंह की आकृति बनी है वह शक्ति का प्रतीक है। ठीक, किसका प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। बाकी इन सब के बारे में भी वास्तुकला वाला जब चैप्टर होगा वहाँ पर अच्छे से बात होगी। तो एक चीज़ जान लीजिए कि मौर्य युगीन जो सभी पत्थर थे वह चुनार के बलुआ पत्थरों से ही निर्मित किए गए थे। ठीक है, मौर्य युगीन जो सभी स्तंभ थे वह चुनार के बलुआ पत्थरों से ही निर्मित किए गए थे। नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। ऑप्शन है ए अमरावती, बी भरहूत, सी सांची, या डी सारनाथ। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी सारनाथ। ठीक है, इसका निर्माण जो है अशोक के द्वारा करवाया गया था। सांची का, सारनाथ कह रहा हूँ, सी सांची। ठीक, इस स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो इसका काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का है, और उसी समय अशोक का भी काल माना जाता है, तो अशोक ने ही इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, वहीं अगर अन्य स्तूपों की बात करें तो भरहूत स्तूप कहाँ है, तो भरहूत स्तूप आपका मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। ठीक है, भरहूत स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है।
सांची तथा भरहूत दोनों स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। सांची और भरहूत दोनों ही स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। तो अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर है, जिसकी खोज कर्नल कालिन मैकेंजी ने की थी। ठीक है, अमरावती के स्तूप की खोज है कहाँ पर? अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर है, जिसका पता कर्नल कालिन मैकेंजी द्वारा लगाया गया था 1797 में। वहीं सारनाथ का जो धमेक स्तूप है वह गुप्तकालीन है। ठीक है, मौर्यकालीन नहीं है। सारनाथ में जो धमेक स्तूप बना हुआ वह गुप्तकालीन है, और इसका सबसे बड़ा वह क्या है विशेषता? तो यह जो है बिना आधार के ही समतल भूमि पे बना है। ठीक है, ऐसे कोई पहले आधार बनाया जाता था, फिर उसके ऊपर स्तूप बनाया जाता था, लेकिन यह स्तूप यानी सारनाथ का जो धमेक स्तूप है यह सीधे सीधे धरातल पर ही इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, बाकी यहाँ जमीन है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? ऑप्शन है ए बिंबिसार, बी अशोक, सी हर्षवर्धन या डी पुष्यमित्र। चलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अशोक। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सेम आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए ये नेक्स्ट देखते हैं। यह पेज थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। इसमें सूचियों को मिलाना है। ऑप्शन ए में है कौशाम्बी, पहला है धमेक स्तूप, बी कुशीनगर, दूसरा घुष्टाराम मठ, सी सारनाथ, तीसरा राणा भर स्तूप, चौथा डी श्रावस्ती, चौथा सहेत महत। इन ऑप्शंस को पढ़ लीजिए आप। ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे। राणा भर। चलिए मैच करवाइए वीडियो पॉज करके फटाक से। ठीक है, अब तक आपने मैच करवा लिया। देखिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर, पहले यहाँ देखिए, कौशाम्बी जो है यहाँ पर घुष्टाराम मठ है, कुशीनगर में राणा भर स्तूप है, सारनाथ में धमेक स्तूप है और श्रावस्ती में सहेत महत है। ठीक है, कुशीनगर का राणा भर स्तूप अगर आपको नहीं, अब मैंने चर्चा नहीं की है तो कोई बात नहीं, बाकी अन्य तीनों के बारे में चर्चा की गई है और आप इन्हें मिला सकते थे। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पहले का यानी कि ए का दो में मिल रहा है, ए और सी में दोनों पे पॉइंट बना के चलते हैं। दूसरे नंबर पर कुशीनगर का राणा भर जान लीजिए नहीं बताया था, तो सारनाथ पे चलते हैं, सी वाले पे। ठीक, सी वाले को देखिए अब खाली, तो सी का पहला होना चाहिए। सारनाथ में धमेक स्तूप, सी का पहला कहाँ पर मिल रहा है? यहाँ पर मिल रहा है, तो सही ऑप्शन है आंसर नंबर सी। ठीक है, आइए आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए कौशाम्बी में घुष्टाराम मठ है, कुशीनगर में राणा भर स्तूप है, सारनाथ में धमेक स्तूप है, वहीं श्रावस्ती में सहेत महत है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है तीर्थ यात्रा का क्रम पूछा जा रहा है अशोक के, कि जब उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। चलिए सीधा प्रश्न पढ़ता हूँ। देखिए, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए। उन्होंने किस मार्ग का अनुसरण किया? बता रहा है कि इन स्थानों पर गए थे। अब पूछ रहा है कि किस मार्ग पर, मतलब पहले कहाँ गए, अंत में कहाँ गए, बाद में कहाँ गए, यह बताना है नीचे दिए कूट से। ठीक, पहला है गया, दूसरा कपिलवस्तु, तीसरा कुशीनगर, चौथा लुम्बिनी, पांचवां सारनाथ और छठवां श्रावस्ती। क्रम आप पढ़ लीजिए। चलिए सही आंसर देखिए इस प्रकार से। देखिए बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, तो सबसे पहले अशोक लुम्बिनी गया। लुम्बिनी कहाँ था? तो लुम्बिनी कपिलवस्तु के निकट था। तो उसके बाद लौटते वक्त अशोक जाता है कपिलवस्तु, और बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला? कपिलवस्तु से। जब गौतम बुद्ध लुम्बिनी से भागे तो कपिलवस्तु होकर के ही निकले होंगे ना। लुम्बिनी से निकलते हुए कपिलवस्तु होते हुए चले गए थे गया में इनको ज्ञान मिला। अब जब इनको गया में ज्ञान मिला तो गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद यह चले गए सारनाथ में, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। सारनाथ में उपदेश देने के बाद यह आते हैं कुशीनगर सबसे अंत में, और उसके बीच में रहते हैं यह श्रावस्ती के आसपास। तो उसके यात्रा का क्रम पहले बुद्ध का जीवन काल था, और उसके बाद वह जो है उन्होंने जहाँ धर्म का प्रचार प्रसार किया था वहाँ पर चला गया। ठीक है, गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो तीसरे नंबर पर गया जाता है। पाँचवें नंबर पर सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था, वहाँ जाता है। फिर कुशीनगर में आप लोग बताइए कि क्या किया गया था या क्या हुआ था, और गौतम बुद्ध से कुशीनगर किस प्रकार जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैंने पूरा एक लेक्चर इस पर दिया हुआ है, सिर्फ कुशीनगर पर नहीं, पूरे बौद्ध धर्म पर। ठीक है, आगे बताइए। नेक्स्ट श्रावस्ती, तो देख लेते हैं क्रम कौन सा बनता है। 4 3 1 4 2 1 5 4 2 1 5 3 6 4 2 1 5 3 6। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए इसकी अशोक की यात्रा के क्रम के बारे में कौन बताता है? तो अशोक की यात्रा के क्रम के बारे में विंसेंट आर्थर स्मिथ थे, इनकी एक पुस्तक थी, यहाँ नीचे लिखा हुआ है। ये देखिए
विंसेंट आर्थर स्मिथ जो इतिहासकार थे, इन्होंने अपनी इनकी एक पुस्तक थी इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक, ठीक, इसमें इन्होंने बताया था कि अशोक जो है उपगुप्त के साथ इस क्रम में यात्रा पर गया था। पहले लुम्बिनी गया था, फिर कपिलवस्तु, फिर गया, फिर सारनाथ, कुशीनगर, उसके सबसे अंत में श्रावस्ती, ठीक है, अपनी धर्म यात्राओं के क्रम में, ठीक है। वहीं अगर थोड़ी सी बात और की जाए तो जैसे ही अशोक जो है बौद्ध धर्म ग्रहण करता है तो इसके द्वारा जो है आखेट यानी शिकार और विहार यात्राओं पर रोक लगाने के साथ साथ धर्म यात्राएं शुरू कर दी गई थी और इसने बुद्ध के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपनी धर्म यात्राएं की, ठीक है, जिस क्रम में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बाद, ठीक, इसका उल्लेख इसके 8वें शिलालेख में किया गया है कि 10वें वर्ष बाद यह अपने राज्याभिषेक के संबोधि या बोध गया था। वहीं 20 वर्ष बाद यह जाता है रुमनदेई, ठीक, और इस बारे में रुमनदेई अभिलेख से हमें पता चलता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, ऑप्शन है ए संस्कृत, बी प्राकृतिक, सी पाली या डी हिंदी। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक। अशोक के शिलालेखों में प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया था जिसकी लिपि थी ब्राह्मी, ठीक है। हालांकि सदैव यह सत्य नहीं है, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कि अशोक के शिलालेखों में जिस भाषा का प्रयोग यानी प्राकृतिक भाषा का जो प्रयोग किया गया था उसकी लिपि ब्राह्मी ही थी, नहीं। अशोक के कुछ अभिलेख इस प्रकार से भी मिलते हैं जिनकी लिपियाँ जो हैं खरोष्टी थीं, तो कुछ अभिलेखों की लिपियाँ इसके अरामाइक थी, तो कुछ की लिपियाँ थी यूनानी और कुछ की लिपियाँ थी द्विभाषी। आइए सबके बारे में देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। यहाँ कुछ डिटेल दिया हुआ देखिए। अशोक के इतिहास में हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से, अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से भी ही ज्ञात होता है जिसके 3 वर्ग थे, ठीक। इसके अभिलेखों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख और तीसरा गुहालेख, ठीक है। शिलालेख कितने थे? तो शिलालेख इसके 14 स्थानों से मिले थे, ठीक है। 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए, ठीक है। शिलालेख 8 स्थानों से मिले हैं और 14 अलग अलग लेखों के समूह हैं, ठीक है। वे 8 स्थान कौन कौन से हैं? तो शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एर्रागुडी और सोपारा, ठीक। फिर से पढ़ देता हूँ। शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एर्रागुडी और सोपारा, ठीक। जिसमें से शहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि किस लिपि में लिखी गई थी अभिलेख यहाँ पर शहबाजगढ़ी और मानसेहरा में? तो शहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि थी खरोष्ठी, ठीक। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि थी खरोष्ठी। वहीं अगर आगे बात करें तो तक्षशिला से एक अन्य जो है क्या कहते हैं भग्न अभिलेख बोल दीजिए या अवशिष्ट अभिलेख बोल दीजिए, यह भी प्राप्त हुआ था जिसकी लिपि थी अरमेइक, ठीक। अरमेइक लिपि में लिखा हुआ एक भग्न अभिलेख भी मिला है तक्षशिला से, ठीक। वहीं एक अन्य अभिलेख सरेकुना से भी मिलता है, ठीक, जिसकी सरेकुना नामक स्थान से यूनानी भाषा में मिलता है और अरामेइक लिपि में लिखा गया मिलता है, ठीक है। सरेकुना स्थान से एक अन्य अभिलेख मिलता है अशोक का जो यूनानी तथा अरामेइक लिपियों में लिखा गया था। वहीं द्विभाषी यूनानी तथा सीरियाई भाषा अभिलेख लघमान नामक स्थान से अरामेइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर होता है, देखिए जब लिपियों की बात आती है तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि क्रम आपको याद करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। देखिए हालांकि स्पष्टतया इन सब के बारे में बहुत ही कम संभावना रहती है कि नीचे के बारे में प्रश्न पूछे जाएं। ज़्यादातर आपसे शहबाजगढ़ी और मानसेहरा के बारे में पूछा जाता है। वहीं एक स्टेटमेंट दे दी जाती कि तक्षशिला से जो है अशोक का एक भग्न अभिलेख मिला था, उसकी लिपि अरामेइक थी, बस, ठीक है। सरेकुना और अन्य अभिलेखों के बारे में बहुत ही कम संभावना रहती, ठीक है। लंघमान नामक स्थान से अरामेइक लिपि में लिखा गया। यहाँ देख लीजिए, फिर से बता देता हूँ आपको कि ऊपर के तो क्लियर है ना। देखिए तक्षशिला से अरामेइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख मिला है, ठीक। नेक्स्ट सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरामेइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी अभिलेख मिला है, ठीक। सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरामेइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी, ठीक, लिखा गया द्विभाषी, ठीक है। और भाषा कौन कौन सी? यूनानी और सीरियाई भाषा अभिलेख, ठीक है। वहीं लंघमान नामक स्थान से अरामेइक लिपि में लिखा गया अभिलेख का अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर हुआ? फिर से बताऊं? चलिए अब क्लियर हो गया होगा मेरी समझ से। आगे देखिए, तो आगे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? ऑप्शन है ए कालसी, बी गिरनार, सी शहबाजगढ़ी या डी मेरठ। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर
सी शहबाजगढ़ी और मानसहरा की लिपि क्या है, खरोष्ठी है। वहीं अन्य की लिपि ब्राह्मी थी। और तक्षशिला में जो है एक अरामेयिक लिपि का भग्न शिलालेख मिलता है। सरेकुना से एक द्विभाषीय अभिलेख मिलता है जिसकी लिपि यूनानी और अरामेयिक थी। और लंघमान से भी एक वो मिलता है इसका अभिलेख जिसकी लिपि थी अरामेयिक। ठीक है, आगे चलिए, रटवा तो मैं दूंगा आपको। नेक्स्ट बताइए, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? ऑप्शन है ए पाली, बी संस्कृति, सी प्राकृतिक या डी ब्राह्मी। चलिए, भाषा थे पत्थर पर प्राकृतिक, ठीक, वही स्तंभ लेख। ठीक, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में किए गए थे? तो ये किए गए थे प्राकृतिक, और जिनकी लिपि थी ब्राह्मी। हालांकि कुछ जगहों पर यह अरामेयिक खरोष्ठी लिपि में भी मिले हैं। ठीक है, आगे बताइए कि ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? ऑप्शन है ए पत्थर की पट्टियों पर, बी मुहरों पर, सी स्तंभों पर या डी सिक्कों पर। चलिए, सही आंसर पत्थर की पट्टियों पर। ठीक है, पत्थर की ऐसी ऐसी पट्टियां होती थी जिन पर लिखा जाता था। ठीक है, आगे देखिए, इसको पढ़ा किसने था सर्वप्रथम? तो इसको पढ़ा गया था सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने ही सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। ठीक है, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का अशोक के अभिलेखों के पढ़ने का श्रेय हासिल है। ठीक, किसे? जेम्स प्रिंसेप को। ठीक है, आगे बताइए कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन है ए बुहलर, बी रॉबर्ट सेबल, सी जेम्स प्रिंसेप या डी कार्डी गटन। चलिए, अभी बात हुई जेम्स प्रिंसेप द्वारा जो है सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ा गया था, और यह लिपि थी अशोक के अभिलेखों की। ठीक है, जिसे जेम्स प्रिंसेप ने ही पढ़ा था। ठीक है, आगे बताइए कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। ऑप्शन है ए जेम्स प्रिंसेप ने, तो ऑप्शन ए सही है। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों और ब्राह्मी लिपि दोनों को ही पढ़ा था, और उसी ने पहचान की थी अलिक सुंदर या प्रियदर्शी। आगे बताइए, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन है ए कनिंगम, बी एच दानी, सी व्यूलर या डी जेम्स प्रिंसेप। ब्राह्मी लिपि और प्राकृतिक भाषा अशोक जेम्स प्रिंसेप। ठीक, अशोक का लिखा हुआ अभिलेख और स्तंभ लेख, शिलालेख, स्तंभ लेख। आगे बताइए, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकूटन या डिसीफायर किसने किया था? ऑप्शन देखिए, जेम्स प्रिंसेप कहीं दिखा ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है। ऑप्शन है ए नागार्जुन कोंडा, बी अनुराधापुर, सी ब्राह्मीगिरी या डी मास्की। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अब डी नहीं बी, ऑप्शन नंबर बी अनुराधापुर। ठीक है, यहाँ से प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है अनुराधापुर से। ठीक है, अनुराधापुर कहाँ है? श्रीलंका में है कि नहीं? यहाँ से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख भी मिले हैं। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की लिपि का, ब्राह्मी लिपि का पता चला है। देखिए, कुछ और स्थानों के अभिलेखों से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिलता है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: पिपरहवा, सोहगौरा और महास्थान। ठीक है, अनुराधापुर के अलावा जो भारत में स्थित स्थान है पिपरहवा, सोहगौरा और महास्थानों से भी प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि के बारे में पता चलता है हमें। आगे बताइए कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ऑप्शन है ए ब्राह्मी, बी नंदनागिरी, सी शारदा या डी खरोष्ठी। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी खरोष्ठी। थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, खरोष्ठी लिपि को जो है दाएं से बाएं लिखा जाता था, और इसको पढ़ने का श्रेय जो है मैसन, प्रिंसेप, नोरिस, लैसन, कनिंगम आदि विद्वानों को है। ठीक है, यह मुख्यतः कहाँ की भाषा थी? तो यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। ठीक है, या पश्चिमोत्तर भारत की लिपि थी, जिसके बारे में जब यूनानी आक्रमण के बारे में मैं आज ही बता रहा था शुरुआती लेक्चर में, एकदम स्टार्टिंग में, तो अब आपको बताया था। ठीक है, कहाँ से उत्पत्ति हुई थी इसकी? तो अरामेयिक लिपि से इसकी उत्पत्ति हुई थी, या अरमेयिक कह सकते हैं आप। इसी लिपि से इसकी उत्पत्ति होती है, खरोष्ठी लिपि की। नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित में से
प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? ऑप्शन है ए ब्राह्मी, बी शारदा, सी खरोष्ठी या डी नंदनागिरी या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए, सही आंसर आप सबको पता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खरोष्ठी लिपि को दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता था। ठीक है।